आपको अपने एनसीईआरटी लर्न में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। मतलब व्यापार से साम्राज्य तक कैसे जो है कंपनी ने अपनी सत्ता को स्थापित किया। इस चैप्टर में बेसिकली हम इस बारे में पढ़ेंगे। हम जानते ही हैं कि मुगल रूलर्स में औरंगजेब जो है वो आखिरी पावरफुल रूलर था। उसने जो है बहुत सारे बड़े एरिया पर अपना कब्जा कर लिया था, जिसे आज हम इंडिया के रूप में जानते हैं। लेकिन जब 1707 में उनकी मृत्यु हुई तो बहुत सारे जो मुगल सूबेदार थे और बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने अपनी ताकत को जो है वो दिखाना शुरू कर दिया। और इन मुगल गवर्नर ने क्या किया कि अपना जो है रीजनल किंगडम एक तरह से स्थापित किया। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर जो रीजनल किंगडम्स थे वो सामने आने लगे, दिल्ली जो है अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में अपना जो है अस्तित्व नहीं रख सका। और आगे हम देखते हैं कि 18वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक एक नई पावर जो है वो पॉलिटिकल होराइजन में इमर्ज होने लगी, और वो थी ब्रिटिश। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज जो है वो पहले पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे, और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन वो इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। इस चैप्टर में हम इस बात को देखेंगे कि यह कैसे हुआ। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले इस फिगर को देखिए। इसमें जो है कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी हो रही है। एक्चुअली में क्या हुआ कि औरंगजेब के मौत के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। और जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह हुआ तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। और जब विद्रोह को पूरी तरह से कंपनी ने कुचल डाला तो बहादुर शाह जाफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, और उनके बेटों को जाफर के सामने ही मार डाला गया था। तो हम इस फिगर में देख सकते हैं कि उनको एक तरह से गिरफ्तारी के लिए वो आए हैं। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम तो देखेंगे कि ईस्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। फिर हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये जो व्यापार था, मतलब ट्रेड जो था, वो युद्ध में कैसे चेंज हो गया। उसके बाद हम बैटल ऑफ प्लासी के बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि कंपनी के अफसर जो हैं वो नवाब बन बैठे। आखिर नवाब बनने का क्या मतलब था, ये सब हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि कंपनी ने जो है अपना शासन को कहाँ कहाँ फैलाया, कैसे फैलाया। फिर हम बात करेंगे टिप्पू सुल्तान की, जिन्हें टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता है। फिर आगे हम देखेंगे कि मराठों से क्यों लड़ाई हुई और उसका क्या अंजाम हुआ। उसके बाद हम एक नई पॉलिसी की बात करेंगे जिसका नाम था पारामाउंटेसी का, जिसे इनिशिएट किया गया था लॉर्ड हास्टिंग्स के द्वारा। तो उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में, जिसे स्टार्ट किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा और बहुत सारे स्टेट को अनेक्स करने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की। हम देखेंगे कि उसमें जो है क्या क्या नई व्यवस्था लाई गई। उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी की आर्मी की। हम देखेंगे कि कॉलोनियल रूल जो था इंडिया में, उसका एक बहुत बड़ा योगदान था मिलिट्री स्ट्रेंथ का। उसके बिना जो है ये इंडिया पर इतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकते थे। और फाइनली हम कंक्लूजन में देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक कॉलोनियल पावर के रूप में स्थापित हो गई। तो बिना देर किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट में आना। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ I से चार्टर जो है हासिल कर लिया, जिससे जो है कंपनी जो है ईस्ट में व्यापार करने का एक सोल राइट उसे मिल गया। मतलब वही सिर्फ व्यापार कर सकती थी। इस चार्टर का यह मतलब था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी, मतलब ट्रेडिंग कंपनी, इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ में नहीं कर सकती थी। मतलब इससे एक तरह से कंपटीशन नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे
कंपनी जो है समुद्र पार जाके नए इलाकों को खोज सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें जो है खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। और इसमें जो है कंपनी को किसी और इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी से कंपटीशन का कोई डर भी नहीं था। उस जमाने में मर्केंटाइल कंपनियां मोटे तौर पर कंपटीशन से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। मर्केंटाइल एक ऐसा बिजनेस इंटरप्राइज होता है जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर हम खरीदते हैं और ज़्यादा कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाया जाता है। और हम जानते ही हैं कि अगर कोई कंपटीशन ना हो तो सस्ती चीज़ें मतलब खरीद कर हम दूसरे जगह जाके आसानी से ज़्यादा कीमत पर चीज़ों को बेच सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन तो कोई है ही नहीं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो रॉयल चार्टर था ये दूसरे यूरोपीय ताकतों को ईस्ट के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर इंडियन ओशियन पार करते, तब तक जो है पुर्तगालियों ने भारत के वेस्ट कोस्ट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। इनफैक्ट पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं सेंचुरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि डच भी इंडियन ओशियन में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि फ्रांसीसी व्यापारी मतलब फ्रेंच वाले जो थे वो भी जो है अब सामने आने लगे। तो अगर हम एक ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। उसके बाद कौन आया? डच। फिर कौन आया? फ्रांसी। और फिर लास्ट में जो आए थे वो अंग्रेज आए थे। लेकिन अंग्रेज जो है इतने मतलब कि एक तरह से ताकतवर हो गए थे अपने नवल पावर के कारण कि वो जो है आखिर में सबसे पावरफुल साबित हुए। फिर आगे हम देखते हैं कि जब ये सारे आ गए तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां जो है एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने सूती कपड़े मतलब कॉटन के जो कपड़े थे और जो सिल्क की मतलब अगर हम बात करें प्रोडक्शन थी उसकी जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा पेपर, क्लोव, कार्डेमोम और सिनेमोम इनकी भी जो है ग्रेट डिमांड थी। मतलब काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनी के बीच इस मतलब बढ़ती कंपटीशन से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे जो मुनाफा होने लगा वो गिरने लगा। अब जो है उन्हें ज़्यादा फायदा नहीं होता था। अब इन ट्रेडिंग कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वो जो है अपने कॉम्पिटिटिव कंपनियों को खत्म कर दे। लिहाजा मार्केट पर कब्जे की इस होड़ में हम देखते हैं कि जो ट्रेडिंग कंपनियां थी उनके बीच लड़ाइयां जो है वो शुरू हो गई। 17th और 18th सेंचुरी में हम देखते हैं कि जब भी मौका मिलता था कोई भी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज को डुबो देती थी या फिर रास्ते में रुकावटें खड़ा कर देती थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि माल के लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती थी। यह व्यापार अगर हम बात करें तो हथियारों की मदद से चल रहा था। और ट्रेडिंग पोस्ट को हम देखते हैं कि फोर्टिफिकेशन के जरिए सुरक्षित रखा जाता था, मतलब किलेबंदी एक तरह से कर दी जाती थी। अपनी सेटलमेंट्स को किलेबंद मतलब कि फोर्टिफिकेशन करने में और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण जो वहाँ के लोकल रूलर होते थे उनसे भी अब उनके टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए अब मुश्किल होने लगा। और आइए हम देखते हैं कि यह कैसे हुआ। अब हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन ट्रेडर्स को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था।
इस फैक्ट्री में वेयरहाउस था जहां पर एक्सपोर्ट होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। यहीं पे उसके ऑफिसेज थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे ट्रेड जो है वो फैलने लगा, कंपनी जो है वो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को वहां आके फैक्ट्री के आसपास सेटल होने के लिए प्रेरित करने लगी। 1696 तक कंपनी ने इस सेटलमेंट के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद 2 साल के बाद उसने मुगल अफसरों को, मतलब मुगल ऑफिशियल्स को रिश्वत देकर 3 गांवों की जिम्मेदारी भी एक तरह से खरीद ली। इन्हीं में से एक गांव था कालिकता, जो बाद में जाके कलकत्ता बना और अब इसे जो है कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल एम्पायर औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया था कि वो कंपनी को बिना शुल्क चुकाए, मतलब ड्यूटी फ्री व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। ये जो फरमान होता है यह एक शाही आदेश होता है। कंपनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने, मतलब कंसेशन हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के तौर पर हम ये देख सकते हैं कि औरंगजेब के जो फरमान थे वो केवल कंपनी को ही ड्यूटी फ्री व्यापार करने का अधिकार देते थे, लेकिन कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्होंने भी ये छूट उठानी स्टार्ट कर दी और पे करने से मना कर दिया। इससे जो है बंगाल में रेवेन्यू जो वसूली होती थी वो बहुत ही कम हो गई। अब हम देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स हो रही थी इससे जो है ये सारी चीजें जो है बैटल तक कैसे पहुंची। 18वीं सेंचुरी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। औरंगजेब के मौत के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरे जो रीजनल पावर थे उनकी भी स्थिति ऐसी ही थी। मुर्शीद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी जो थे वो काफी शक्तिशाली रूलर थे। उन्होंने कंपनी को जो कंसेशन मिल रहे थे उसे मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, मतलब ट्रिब्यूट मांगे। उसे जो है सिक्के मिंट करने का, मतलब ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी जो किलेबंदी को बढ़ने से एक तरह से रोक दिया। और इसके साथ ही कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि इसकी वजह से बंगाल सरकार की जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बहुत ही कम होती जा रही है और नवाबों का जो ताकत है वो भी कमजोर पड़ रहा है। कंपनी जो है वो टैक्स चुकाने के लिए तैयार नहीं थी। उसके जो अफसरों ने जो है अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों और उनके जो अधिकारी होते थे उनको जो है अपमानित करने का प्रयास किया। इसके डिफेंस में कंपनी का कहना था कि जो स्थानीय अधिकारी हैं उनकी जो मांगे हैं वो बहुत ही बेतुकी सी है और इससे जो है कंपनी का जो व्यापार है वो तबाह हो रहा है। ट्रेड जो है वो तभी फल फूल सकता है जब सरकार जो है ड्यूटीज जो है वो हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे जो है अपनी आबादी बढ़ानी ही होगी, मतलब सेटलमेंट को बढ़ाना ही होगा, विलेज को खरीदना ही होगा और किलों का जो, अगर हम बात करें पुनर्निर्माण, मतलब फिर से जो है बनाना ही होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए और फाइनली हम देखते हैं कि इन टकराव का जो नतीजा निकला वो हमें बैटल ऑफ प्लासी के रूप में एक तरह से देखने को मिला। तो अब हम बात करेंगे बैटल ऑफ प्लासी की। क्या आप जानते हैं कि प्लासी का नाम किस प्रकार पड़ा? इस जगह को पलासी यहां पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण कहा जाता है। पलास के जो, अगर हम बात करें, खूबसूरत लाल फूल होते हैं उससे गुलाल बनाया जाता था जिसका जो है होली पर इस्तेमाल होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो 1756 में अलीवर्दी खान की मौत के बाद सिराजुद्दौला जो है बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी डर था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा, मतलब कि अगर हम बात करें पपेट नवाब चाहती थी जो उसे, मतलब कि एक तरह से व्यापारिक रियायतें, मतलब कंसेशन जो है वो दे और अन्य सुविधाएं जो भी उसे जरूरत पड़े
उसे जो है देने में आनाकानी ना करे। पपेट मतलब कठपुतली एक ऐसा खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है और उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। इसलिए कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के जो राइवल हैं उन्हीं में से किसी को नवाब बना दिया जाए, पर कंपनी जो है इसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी जो है उनके पॉलिटिकल अफेयर्स में टांग अड़ाना बंद कर दे। इसके अलावा जो है जो फोर्टिफिकेशन मतलब किलेबंदी जो कर रहा है उसे भी रोके, और इसके अलावा जो है उसने मतलब डिसाइड किया कि वो रेवेन्यू भी एक तरह से चुकाए। जब नेगोशिएशन फेल हो गई तब अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार के में अगर हम बात करें एक इंग्लिश फैक्ट्री थी वहां पर हमला बोल दिया। नवाब के जो फौजों ने एक तरह से अगर हम बात करें तो कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाजों को घेरे में ले लिया। उसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए एक तरह से रुख कर लिया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के ऑफिशियल्स ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नवल फ्लीट की भी एक तरह से अगर हम बात करें तो मदद मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक अगर हम बात करें तो सौदेबाजी चली, मतलब नेगोशिएशंस हुई। फाइनली 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला का हार का एक बहुत बड़ा कारण उसके जो कमांडर में से एक कमांडर जो कि मीर जाफर था उसका जो है लड़ाई में साथ देना नहीं था। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, जिससे जो है बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था सिराजुद्दौला को, और फाइनली वो हार गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसको मतलब एक तरह से अपने साथ ले लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को ही नवाब बना दिया जाएगा। बैटल ऑफ प्लासी इसलिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। कंपनी जो है अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका अगर हम बात करें तो मेन एक तरह से उद्देश्य था कि वो अपना व्यापार एक तरह से अच्छे से चला सके। उसका ये मानना था कि अगर यह काम लोकल रूलर्स की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता है तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत है। जल्द ही कंपनी को यह रियलाइज हुआ कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। ये जो मतलब बात करें कठपुतली जो कि पपेट नवाब थे, ये भी जो है कंपनी के इशारों पर हमेशा नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और इज्जत का मतलब एक तरह से दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या कर सकती थी? तो कंपनी ने मीर जाफर जैसे कि एग्जांपल ले ले, जब उसने विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम ने एक तरह से परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई में उसे भी हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा अगर हम बात करें तो नवाब बना दिया गया। अब जो है नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। पर इससे भी अगर हम देखते हैं कि कंपनी को जो है संतुष्टि नहीं मिली। कंपनी जो है वो और पैसे चाहती थी ताकि वो जो है अपने वार को मतलब लड़ाइयों को एक तरह से फाइनेंस कर सके, जो ट्रेड में डिमांड बढ़ रही है उसको पूरा कर सके, और भी जो उसके खर्चे थे उसको भी वो पूरा कर सके। 1765 में जब मीर जाफर की मौत हुई तब तक कंपनी के जो इरादे थे मतलब मूड जो था वो बदल चुका था। पपेट नवाबों के साथ अपने खराब मतलब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल एम्परर ने कंपनी को ही बंगाल प्रोविंस का दीवान नियुक्त कर दिया।
दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के वास्ट रेवेन्यू पर एक तरह से कंट्रोल मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी जो समस्या थी वो हल हो गई। 18 सेंचुरी के शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत के ज़्यादातर अगर बात करें चीज़ें खरीदने के लिए ब्रिटेन से लाए गए गोल्ड और सिल्वर के बदले ही खरीदना पड़ता था। इसकी वजह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से गोल्ड की जो आउटफ्लो थी वो कम होने लगी और बंगाल की दीवानी से मिलने के बाद जो भी मतलब एक तरह से हम बात करें ब्रिटेन से जो सोना लाने की जरूरत थी वो अब नहीं रही, क्योंकि वो जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उसी से जो है अपना खर्चा निकाल लेते थे। अब जो है वो जितनी भी उनके खर्चे होते थे वो भारत से होने वाली आमदनी से ही एक तरह से काम चला लेते थे। इस कमाई से कंपनी भारत में कॉटन और सिल्क कपड़ा खरीद सकती थी और अपने फौजों को संभाल भी सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण में भी लागत उठा सकती थी। तो हम समझ सकते हैं कि ये रेवेन्यू वाला जो उनको कलेक्शन का एक तरह से कंट्रोल मिला, ये उनके सारे प्रॉब्लम को एक तरह से खत्म कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे कंपनी के अफसर अब नवाब बन बैठे। तो नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही ही था, अगर हम बात करें तो, कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत दोनों थी, लेकिन इसके कुछ और भी फायदे थे। कंपनी का हर कर्मचारी जो है नवाबों की तरह जीने के ख्वाब अब देखने लगा था। पलासी की लड़ाई के बाद बंगाल के जो असली नवाब थे उनको इस बात के लिए फोर्स कर दिया गया था कि वो कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वो इंग्लैंड से मद्रास आया था तो उसकी उम्र 18 ईयर्स थी। 1767 में जब वो 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत लगभग अगर हम बात करें तो 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। मतलब अगर हम रुपीस में बात करें तो 3.5 से 4 करोड़ के आसपास थी और उस समय के हिसाब से ये रकम बहुत ही ज्यादा थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उससे कंपनी के भीतर मतलब फैले जो करप्शन था उसको खत्म करने का जिम्मा सौंपा गया था। लेकिन 1772 में जब ब्रिटिश मतलब एक तरह से पार्लियामेंट में उसे खुद जो है भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसके जो संपत्ति थे उस पर जो है काफी संदेह था। उसे जो है भ्रष्टाचार के आरोपों से तो हम बात करें तो बरी कर दिया गया था, लेकिन 1774 में हम देखते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली। अगर हम और भी अफसर की बात करें कंपनी के तो सभी जो है दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी तो बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का एक तरह से निवाला बन गए, मतलब कि मर गए। इनके अलावा अगर हम बात करें तो सारे अफसर को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। इनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वो भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए। उन्हें वहां आलीशान जीवन मिला। उन्हें वहां के लोग नवाब कहते थे। यह भारत सब नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण था, इसलिए वहां नवाब बोलते थे। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियतों में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे एक तरह से, और नाटकों और कार्टूनों में जो है उनका मजाक उड़ाया जाता था। अब हम बात करेंगे कि कंपनी ने जो है अपने रूल को कैसे विस्तार किया। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें सामने आती है।
किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला कभी नहीं किया। उसने किसी भी इंडियन किंगडम को एनेक्स करने से पहले वेराइटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासत मतलब कि इंडियन स्टेट्स में रेसिडेंट्स जो है तैनात कर दिए। ये जो है कंपनी के पॉलिटिकल और कमर्शियल प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेसिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मतलब अंदरूनी जो मामले होते थे उसमें भी अब दखल देने लगे थे। जैसे कि अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने स्टेट्स पर सब्सिडी अलायंस भी थोप दी। इस अलायंस के टर्म्स के अनुसार इंडियन रूलर्स को अपना जो है इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स रखने का इजाजत नहीं था। उसे जो है कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सब्सिडी फोर्सेस के रखरखाव के लिए वो कंपनी को पैसा देती थी। अगर जो है इंडियन रूलर इस पेमेंट को पे करने में चूक जाती थी मतलब फेल हो जाती थी तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका जो है कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि नवाब जो है वो सब्सिडी फोर्सेस के लिए पैसा अदा करने में फेल हो गए थे। इसी प्रकार हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। आगे बढ़ते हैं तो अब हम बात करेंगे टीपू सुल्तान की, जिसे जो है टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता है। हैदर अली जिनका शासनकाल था 1761 से 1782 तक और उनके फेमस पुत्र टीपू सुल्तान जिनका रूल अगर हम बात करें 1782 से 1799 तक था, जैसे शक्तिशाली रूलर के नेतृत्व में मैसूर जो है एक तरह से काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के कंट्रोल में था, जहां से कंपनी जो है काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी किंगडम में पड़ने वाले पोर्ट से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का एक्सपोर्ट जो है एक तरह से रोक दिया। इसके अलावा लोकल मर्चेंट को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। इसके अलावा टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रेंच व्यापारियों मतलब ट्रेडर से बहुत ही अच्छा संबंध स्थापित किया और उनकी मदद से अपनी सेना को मॉडर्नाइज किया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज जो है बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी मतलब अगर हम बात करें तो घमंडी, खतरनाक दिखाई देने लगे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को कंट्रोल करना और उन्हें कुचलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। एक तो हुई 1767 से 69 में तक, दूसरी हुई 1780 से 84 तक, थर्ड हुई 1790 से 92 तक और फोर्थ हुई 1799 में। तो हम देख रहे हैं कि 4 लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी। श्रीरंगपट्टम की आखिरी लड़ाई में कंपनी को फाइनली सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का अगर हम देखें तो रामकाज जो भी है वो पुराने उडियार डायनेस्टी को एक तरह से सौंप दिया गया और इसके साथ ही सब्सिडी अलायंस जो है इस स्टेट पर भी थोप दिया गया। आगे बढ़ने से पहले इस फिगर को देखिए, यह टीपू के एक मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह एक नकली शेर है। यह एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता है तो नकली शेर दहाड़ता है और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ आती है। अब यह खिलौना जो है मतलब शेर अगर हम बात करें तो खिलौना जो शेर है यह लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है।
और 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मौत हो गई, तो अंग्रेज जो है इस खिलौने को अपने साथ ले गए थे। टीपू सुल्तान की बहुत सारी कहानियां प्रचलित है। उन्हीं में से एक कहानी है कि 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान जब एक तरह से फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए, तो वहाँ शेर के सामने जो है उनका जो है बंदूक जो है वो मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टिप्पू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद जो है उन्हें शेर ए मैसूर कहा जाने लगा। उनके जो है राजसी झंडे पर भी शेर का तस्वीर होती थी। तो ये तो था मैसूर के बारे में। अब हम बात करेंगे मराठों से लड़ाई होने का कारण। लेट 18th सेंचुरी से ही कंपनी जो है मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हार के साथ ही मराठों का जो सपना था दिल्ली से रूल करने का, वो चूर चूर हो गया। उन्हें जो है कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की जो बागडोर होती थी वो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग डायनेस्टी के हाथों में चली गई। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी में, अगर हम बात करें तो, के सदस्य थे। कन्फेडरेसी मतलब गठबंधन के सदस्य थे। पेशवा जो है इस मतलब कन्फेडरेसी का सैनिक और प्रशासनिक एक तरह से प्रमुख था, मतलब मेन था, और वो जो है पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फर्निस 18th सेंचुरी के लास्ट में अगर हम देखें तो दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे, मतलब स्टेट्समैन थे। एक के बाद एक कई लड़ाइयों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला जो लड़ाई हुआ था वो 1782 में हुआ था, सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें जो है कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा जो मतलब अगर हम बात करें अंग्रेज और मराठा युद्ध हुआ, वो 1803 से लेके 1805 तक हुआ। कई मोर्चों पर ये लड़ा गया था। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में, मतलब नॉर्थ में स्थित जो आगरा और दिल्ली सहित कई जो है एरिया में अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। अंततः 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज और मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को अगर हम बात करें तो पूरी तरह से कुचल दिया गया और पेशवा को जो है पुणे से हटाकर कानपुर के पास विठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब जो है विंध्या के साउथ में स्थित पूरे टेटेडी पर कंपनी का जो है कंट्रोल हो चुका था। तो इस तरह से मराठों पर भी उन्होंने पार पा लिया। अब हम बात करेंगे द क्लेम टू पारामाउंटेसी, मतलब सर्वोच्चता का दावा। ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट है कि 19th सेंचुरी की शुरुआत से ही कंपनी जो है वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन की, मतलब कि अगर हम बात करें नीति बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो गई थी उनकी। लॉर्ड हेस्टिंग जो कि 1813 से 1823 के बीच में गवर्नर जनरल थे, उनके नेतृत्व में ये जो पारामाउंटेसी है इसकी एक नई पॉलिसी एक तरह से शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, मतलब पारामाउंट है, इसलिए वो भारतीय राज्यों से ऊपर है और इसलिए अपने हितों की रक्षा के लिए वो इंडियन किंगडम को अनेक्स कर सकती है या अनेक्स करने की धमकी दे सकती है। ये सोच हमें बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही। लेकिन ये जो प्रक्रिया थी, ऐसा नहीं था कि किसी ने चैलेंज नहीं किया। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, जो कि फिलहाल कर्नाटक में है, के छोटे से राज्य को कब्जा में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया।
1824 में हम देखते हैं कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, मतलब अरेस्ट कर लिया गया, और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध, मतलब कि विरोध जो है वो जारी रखा। पॉपुलर सपोर्ट से उन्होंने बहुत सारे जो है ब्रिटिश के शिविर और दस्तावेज को, एक तरह से हम बात करें तो, नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। हमें और भी ऐसे बहुत सारे केसेस मिलेंगे रेसिस्टेंस के, जब हम और भी चैप्टर्स इस बुक में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो 1830 के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रसिया के प्रभाव से बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। कंपनी को यह डर था कि कहीं रसिया का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर नॉर्थ वेस्ट से भारत को अपनी चपेट में न ले ले। इसी डर के कारण अंग्रेज जो है अब नॉर्थ वेस्ट भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच में अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी, और अगर हम बात करें तो वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन का स्थापित कर दिया। अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया वहां पर, इनडायरेक्ट कंट्रोल किया वहां पर। फिर 1843 में सिंध भी जो है कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहां महाराजा रंजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस, मतलब कि सिख किंगडम के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई, और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर भी अपना एक तरह से अधिग्रहण कर लिया, मतलब अनेक्स कर लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करेंगे एक नई पॉलिसी का जो ब्रिटिश ने स्टार्ट किया, जिसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब विलय नीति। अधिग्रहण मतलब एनेक्सेशन की जो आखिरी लहर थी वो 1848 से 1856 के बीच में गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में हमें देखने को मिली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई पॉलिसी अपनाई, जिसे हम बात करें तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का नाम दिया गया। ये जो सिद्धांत था, इसका यह तर्क पर मतलब आधारित था कि अगर किसी रूलर की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई मेल वारिस नहीं है, और उसकी जो रियासत है फिर हड़प ली जाएगी, यानी कि कंपनी के मतलब के हिस्से में वो आ जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें, जैसे कि सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने यह तर्क दिया कि उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के मिस गवर्नमेंट मतलब कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वह जो है अवध पर कब्जा करने के लिए मजबूर है। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा एक तरह से, और अवध के लोग भी 1857 में जो कि महान लड़ाई लड़ी गई थी उस विद्रोह में शामिल हो गए। आप इस फिगर को देखिए। इस फिगर में हम देखें तो ये 1797 का, पहले देखिए, इसमें जो रेड से दिखाया गया है वो जो है ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं है, और जो येलो से है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में है। तो 1797 में और 1840 के बीच में आप देखिए कितना चेंजेज आ गया है। बहुत ही जल्दी जो है ब्रिटिश के कंट्रोल में जो है एरिया बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगा था। और अब इस फिगर को देखिए, 1857 तक आते आते इंडिया का, जो कि अभी इंडिया हम जिसे कहते हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था। तो हम देख सकते हैं कि जो इसका एक्सपेंशन नीति था वो बहुत ही तेजी से एक तरह से फल फूल रहा था। अब हम बात करेंगे न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना और इससे जो है क्या चेंजेज आए। गवर्नर जनरल वेरन हेस्टिंग उन बहुत सारे महत्वपूर्ण मतलब इंपॉर्टेंट व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका अदा की थी।
वैरेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी ने न केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश जो टेरिटरीज थी उसे जो है ब्रॉडली डिवाइड किया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में, जिसे प्रेसिडेंसीज बोला जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। प्रत्येक का शासन गवर्नर के पास होता था और सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो गवर्नर जनरल होता था। वैरेन हेस्टिंग जो कि पहले गवर्नर जनरल थे, उन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाए और उनका खास योगदान जो है न्याय के क्षेत्र में हम देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि 1772 से एक नई सिस्टम जो है जस्टिस की वो एस्टेब्लिश की गई। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट होते थे। एक को बोलते थे क्रिमिनल कोर्ट, जिसे फौजदारी कोर्ट भी बोलते थे, मतलब फौजदारी अदालत, और दूसरा था सिविल कोर्ट, जिसे दीवानी अदालत बोला जाता था। मौलवी और जो हिंदू पंडित होते थे वो जो है इंडियन लॉ को इंटरप्रेट करते थे यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए, जो कि प्रिसाइड करता था सिविल कोर्ट पर। क्रिमिनल कोर्ट जो है वो अभी भी काजी और मुफ्ती के अंदर में थी और वो जो है कलेक्टर के निगरानी में काम करती थी। ये जो काजी होता है ये एक तरह का मतलब जज है, और जो मुफ्ती होता है वो मुस्लिम समुदाय का होता है जो कानूनों की व्याख्या करता है, और काजी जो है इसी व्याख्या के आधार पर फैसला सुनाता है। आगे बढ़ने से पहले इस फिगर को देखिए। ये फिगर जो है ये वैरेन हेस्टिंग पर जब मुकदमा चला था उस समय का है, एक तरह से उसको मतलब चित्रित किया गया है। जब वैरेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर जो है बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग पर ब्रिटिश मतलब संसद में, मतलब कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट का मुकदमा चलाया गया, जो कि 7 साल तक चला था। ये जो इम्पीचमेंट होता है ये एक तरह का ट्रायल होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा इंग्लैंड में, और ये जनरली जो है कंडक्ट जो होता है, मिसकंडक्ट जो होता है उस चार्ज पर किया जाता है, और ये किसी भी पर्सन के खिलाफ किया जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने जो न्याय व्यवस्था के ऊपर बात की उसमें एक बड़ी समस्या थी कि ब्राह्मण जो पंडित होते थे वो धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से जो लोकल लॉज होते थे उसकी अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए 1775 में फाइनली 11 मतलब कि अगर बात करें 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक कंपाइलेशन करने का काम सौंपा गया। NB हॉलहेड ने इस मतलब बात करें कंपाइलेशन का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 1778 तक आते आते एक मुस्लिम लॉ का अगर बात करें कोड भी एक तरह से कंपाइल किया गया, ताकि जो है यूरोपियन जजेज को वो बेनिफिट कर सके। बाद में फिर 1773 में जो कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था, उसके अंदर में एक नया सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो कलकत्ता में एक कोर्ट ऑफ अपील, जिसे सदर निजामत अदालत भी बोलते हैं, वो भी सेटअप किया गया। अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल फिगर कौन होता है इंडियन डिस्ट्रिक्ट में, तो वो होता है कलेक्टर। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इसका मेन काम होता है कि रेवेन्यू को कलेक्ट करे, इसके साथ टैक्स को कलेक्ट करे और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे डिस्ट्रिक्ट में। किसकी मदद से? जजेज की, पुलिस ऑफिसर की और दरोगाज की। उसका जो ऑफिस था कलेक्टरेट, वो जो है अब न्यू सेंटर ऑफ पावर जो है एक तरह से बन गया था, और ये धीरे धीरे जो है पहले के जो मतलब कि होल्डर थे अथॉरिटी को, उसको रिप्लेस करने लगा। तो ये तो थी न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात। अब हम बात करेंगे कंपनी के आर्मी की। कंपनी के साथ शासन में और सुधार के लिए, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में और रिफॉर्म के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता अगर हम बात करें तो वो सैनिक ताकत में थी, मतलब मिलिट्री में थी। अगर हम बात करें मुगल आर्मी की, तो वो जो थी वो मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। सवार मतलब घोड़े पर चलने वाला जो प्रशिक्षित होता है ना, उसको बोलते हैं।
उन्हें जो है तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था, मतलब ट्रेनिंग दी जाती थी। आर्मी में अगर हम बात करें तो कैवलरी का दबदबा था, और यही कारण है कि हम देखते हैं कि मुगल स्टेट जो है वो कभी भी ये महसूस नहीं की कि उसे भी एक लार्ज जो है प्रोफेशनल जो है ट्रेंड इन्फेंट्री होना चाहिए, और यही कारण है कि वो इस पर कभी ध्यान नहीं दी। रूरल एरिया में बहुत सारे अगर हम बात करें तो आर्म पीजेंट्स थे और लोकल जमींदार थे, जो कि मुगल्स को पैदल सोल्जर्स प्रोवाइड करवाते थे जब भी उन्हें जरूरत पड़ती थी। 18वीं सेंचुरी में हम देखते हैं कि कुछ चेंजेज आने लगे, जब अवध और बनारस जैसी एरिया में किसानों को भर्ती करके उन्हें जो है प्रोफेशनल मतलब कि सैनिक बनाया जाने लगा। और ये देख के हम बोल सकते हैं कि धीरे धीरे जो है इसको मॉडर्नाइज करने की तरफ वो लोग बढ़ने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की थी तो उसने भी यही तरीका अपनाया था। अंग्रेज जो होते हैं वो अपनी सेना को सिपोय आर्मी कहते थे, जो कि भारतीय शब्द सिपाही से बना है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे वारफेयर टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होने लगी 1820s के बाद से, जो कैवलरी की रिक्वायरमेंट थी कंपनी के आर्मी में वो धीरे धीरे गिरने लगी। और इसका मेन कारण था कि ब्रिटिश एम्पायर जो है वो अब इंडिया में ही सिर्फ फाइट नहीं कर रही थी, वो बर्मा में, अफगानिस्तान में और इजिप्ट में भी एक तरह से फाइट कर रही थी, जहां पर सोल्जर्स जो होते थे वो आर्म्ड होते थे मस्केट से और मैच लॉक से। मस्केट जो होता है वो एक भारी बंदूक होता है जो कि पैदल सिपाही जो होते हैं उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो मैचलॉक है ये शुरुआती दौर का बंदूक है जिसमें जो है बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती है। सोल्जर्स जो है कंपनी आर्मी के, उन्हें जो है अब जैसे जैसे मिलिट्री रिक्वायरमेंट उनकी चेंज हो रही थी उसके हिसाब से उनको पेस भी रखना पड़ता था, और जो इन्फेंट्री रिक्वायरमेंट होती थी वो अब उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगी थी। आगे हम देखते हैं कि 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में ब्रिटिश जो है अब एक यूनिफॉर्म जो है मिलिट्री कल्चर जो है वो अब डेवलप करने लगते हैं। सोल्जर्स को जो है अब बहुत ज़्यादा यूरोपियन स्टाइल का ट्रेनिंग दिया जाता है, ड्रिल करवाया जाता है और डिसिप्लिन जो है एक तरह से मेंटेन करवाया जाता है। अक्सर जो है ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है, क्योंकि प्रोफेशनल सोल्जर्स बनाने के चक्कर में वो जो है उनकी कास्ट और कम्युनिटी फीलिंग को इग्नोर कर देते हैं, और यही कारण जो है उन्हें प्रॉब्लम होती है। अगर हम भला लोग जो है अपनी कास्ट और रिलीजियस फीलिंग को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? काफ़ी मुश्किल है अगर हम देखें तो सही तरीके से। तो ये तो हमने जाना कंपनी के आर्मी के बारे में। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई थी एक ट्रेडिंग कंपनी से एक टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर के रूप में। और इस कड़ी में जब हम देखते हैं कि नई टेक्नोलॉजी आई, खासकर स्टीम टेक्नोलॉजी, तो इसने जो है ब्रिटिशर्स को और ज़्यादा एक तरह से बल दिया। जब तक स्टीम टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट नहीं हुई थी तब तक अगर हम बात करें तो 6 से 8 महीने लगते थे इंडिया आने में, मतलब कि एक तरह से सी से। लेकिन आप सोचिए कि सिर्फ स्टीम शिप के आने से ये जो जर्नी है वो 3 वीक में पूरी हो जाती थी, जब भी जो है ब्रिटिशर्स और उनके फैमिलीज जो है वो आना चाहते थे इंडिया। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि 1857 तक आते आते कंपनी जो है उसका जो है एक तरह से डायरेक्ट कंट्रोल हो गया था 63% जो है टेरिटरी पर और 78% जो है पॉपुलेशन पर। और इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि जो पार्ट्स बच गई थी उस पर भी उसका एक तरह से इनडायरेक्ट कंट्रोल था। तो अगर हम वर्चुअली बात करें तो एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा कंट्रोल था इंडिया पर। तो इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज हमें एक्स्ट्रा क्या जानना है। तो आज हमें एक्स्ट्रा में जानना है स्लेव ट्रेड, जो कि साउथ अफ्रीका में होता था। डच ट्रेडिंग जो शिप थी वो 17वीं सेंचुरी में दक्षिण अफ्रीका पहुंची थी,
और जल्द ही वहां पर अगर हम बात करें तो दास व्यापार शुरू हो गया, मतलब स्लेव ट्रेड स्टार्ट हो गया। लोगों को बंधक बनाकर, जंजीरों में बांधकर स्लेव मार्केट में बेचा जाने लगा। 1834 में जब स्लेवरी को खत्म किया जाने लगा, तब लगभग 36,774 जो है प्राइवेटली ओन्ड स्लेव थे केप में, जो कि लोकेटेड है साउदर्न मोस्ट पॉइंट अफ्रीका के। इससे हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लार्ज स्केल पर स्लेव ट्रेड फैला हुआ था। स्लेव ट्रेड के ही संदर्भ में एक विजिटर था जो कि केप गया था 1824 में। उसने अपना एक अकाउंट लिखा है। उसने बताया कि जब वो गया था वहाँ पर, जहाँ पर मतलब कि कैटल, फार्म स्टॉक ये सब ऑक्शन से मतलब कि बिकते हैं, ऐसा उसको मतलब कि पता था। लेकिन जब वो वहाँ गया तो उसने देखा कि वहाँ पर एक फीमेल स्लेव को एक तरह से बेचा जा रहा है, और वह उसके जो है 3 बच्चे भी थे उसमें। और जो फार्मर्स हैं वो उसे ऐसे एग्जामिन कर रहे हैं जैसे वो किसी कैटल का हेड हो। बाद में उन्हें जो है अलग अलग करके बेच दिया गया। इसमें हम समझ सकते हैं कि माँ कितनी चिंतित होगी, कितना गुस्सा आ रहा होगा, कितने वो आंसू आ रहे होंगे बच्चों के। तो ये सब हम समझ सकते हैं कितनी उन्हें पीड़ा होती होगी जब ये स्लेव ट्रेड होता होगा। तो इसके साथ ही ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। मैंने एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और यही कारण है कि थोड़ा सा ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जा रहा है, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि आप बहुत अच्छे से सभी चीज़ों को समझें। अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। ठीक है, फिर मैं अगले चैप्टर के साथ मिलता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो लाने का उत्साह बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।